Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। तुलसीदास जी ने वर्षों पहले ये पंक्तियां लिखी थी। वो ये बस बताना चाहते थे कि दरअसल जब आप आपत्ति में हो तो किन किन की जरूरत पड़ सकती है और जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में हमने पुणे में एक केस देखा जहां पे एक महिला ने अपने फियांसे को एक किले से ऊपर खाई में फेंक दिया, है ना। और इस प्रकार के कुछ केसेस विगत कई वर्षों में देखने को मिले। देखिए, हम सब इस बात को बिल्कुल मान सकते हैं कि अभी भी भारत में पितृसत्ता बहुत मजबूत है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे काफी ज्यादा होते हैं संख्या में। लेकिन कुछ अपराध ऐसे निकल के आते हैं समाज में जो समाज के खोखलेपन को और ज्यादा वोकली सामने रख देते हैं। ये केस भी उससे ही जुड़ा है। आज हम बात करेंगे कि क्या जो नैतिक संबंध हैं उनमें एक प्रकार से खाई बनती जा रही है। क्या 2025 में जो मेंस इंडिया नेशनल मेंस कमीशन की बात हो रही थी, राष्ट्रीय पुरुष आयोग की बात हो रही थी, जो बिल आया था, क्या वो वास्तविकता में वो सच्चाई हो सकता है या वो जरूरत है? इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। इस केस की बात तो खैर करेंगे, ठीक है। चलिए, विवाह और विवाह संस्था जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज होता है उसको लेके जो आजकल एक द्वंद्व की स्थिति है उस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे स्कैन करके जुड़ जाइए। और यूपीएससी प्रिपरेशन या उसके ऑप्शनल से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये पीडीएफ यहीं पे प्राप्त होगा। बाकी इंस्टाग्राम पे तो आपका स्वागत ही है, ठीक है। क्या हुआ था थोड़ा इसको देख लेते हैं एक बार, है। इशू क्या था एक बार उसको देख लेते हैं। तो हुआ कुल मिला के ये था कि एक व्यवसायी घर से आने वाले केतन अग्रवाल, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, पुणे में रहते थे। 18 जून 2025 को जो लोहगढ़ का किला है वहां से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। शुरुआती अंदेशों से ये पता चला कि गिर के मृत्यु हुई, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी तफ्तीश की तो पता चला कि उनकी जो फियांसे हैं, है ना, उनकी जो फियांसे हैं जिनका नाम है सिया प्रवीण कुमार गोयल, उन्होंने दरअसल अपने एक मित्र के साथ में, जिसका नाम था चेतन बाबूलाल चौधरी, उसके साथ मिलकर उसको धक्का दे दिया था। और रिपोर्ट्स यानी कि जो उनके परिवार वाले हैं उनके हिसाब से ये कहती है कि इसके पहले भी सिया ने एक बार और प्रयास किया था, वो प्रयास विफल हो गया था, है ना। तो अब क्या है, आधार क्या रहा कि सिया का जो चेतन से अवैध संबंध है, ध्यान रखिएगा, इधर चेतन है उधर केतन है, और पारिवारिक मित्र थे दोनों, जो परिवार थे, और शादी जो थी वो परिवार के गठजोड़ को और मजबूत करने के लिए की जा रही थी। लेकिन शायद सिया किसी और को पसंद कर दी थी और इस बाबत उन्होंने अपने होने वाले पति को उस किले से नीचे गिरा दिया। अब देखिए, मैं हमेशा अपने जो सोसाइटी की क्लास होती है उसमें हमेशा कहता हूं कि एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप किसी रिश्ते से नाखुश हैं तो उसे सामने से जता दीजिए। इस प्रकार की किसी हरकत का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यही निकलता है कि आपकी पूरी जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। हमेशा हर व्यक्ति यही आपको सलाह देगा, है ना। हम लोग हमारे एक गुरुजी थे, वो कहते थे कि जो व्यक्ति मुंह पे सच्चाई बोल देता है दरअसल वो ज्यादा रिलैक्स और वो ज्यादा चिल रहता है ना। कि आपको अगर किसी व्यक्ति से समस्या है आप उससे कह दीजिए। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है पुलिस जरूर पकड़ लेती है, पास नहीं तो दूर पुलिस पकड़ लेती है। अब हुआ क्या कि खुद इनकी जिंदगी भी अब स्याह अंधेरों में जाएगी और उनके जो मित्र हैं चेतन बाबूलाल जी, इनकी जो जिंदगी है वो भी स्याह अंधेरों में जाएगी। चलिए अगर आगे बढ़े तो हुआ क्या था कि देखिए, लंबा पारिवारिक संबंध था, 35 वर्षों से जुड़े हुए थे एक दूसरे से। सिया और चेतन के बीच गुप्त संबंध थे, है ना। किले पे पहला सफल प्रयास भी सिया कर चुकी थी और फाइनली 350 फीट गहरी खाई में उनको धकेल दिया 18 जून को, और जो केतन है उनकी वहां पे गिर के मृत्यु हो जाती है ना। तो भावनात्मक क्या है कि मृत्यु के बाद भी उन्होंने एक पोस्ट डाला था, है ना, जहां पे उन्होंने बताया था कि मेरे जन्मदिन के दिन तुम चले गए और इस प्रकार की बहुत सारी बातें। उस जो भसड़ है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि जो ये जो छद्म दुख होता है बहुत आसानी से पढ़ लिया जाता है। शायद से पुलिस ने इसको पढ़ा होगा और चीजें क्लियर होंगी। हालांकि हमारा जो डिस्कशन है वो इधर नहीं है, हम कुछ और विषयों में बात करना चाहते हैं कि क्या ये एक सामाजिक दर्पण है, क्या ये समाज का आईना है जो बार बार हमारे सामने आ रहा है। हमने सोनम रघुवंशी केस में भी देखा था, उस केस में भी देखा था जहां नीले ड्रम में उन्होंने अपने पति को चुनवा दिया था, और एक केस बेंगलुरु का भी देखा था जहां पे एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। हम बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। और देखिए, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये वो केसेस जो सामने आ रहे हैं, बहुत से केसेस सामने नहीं भी आते हैं।
इस बाबत सिर्फ जज कर लेना कि सिर्फ पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये भी गलत है। एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े अंतर से महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा होता है, आपको आंकड़ों में दिख जाएगा। चलिए, अब है क्या, जीएस पेपर वन में हम सोसाइटी पढ़ते हैं क्या, जो विवाह संस्था है उसका जो विघटन है और जो सोशल कैपिटल है उसका जो क्षरण है, यानी कि समाज आपस में जिन रसों का निर्वाह करता है उन रसों का गिरना कहीं ना कहीं समाज में देखा जा रहा है। उसके अलावा जो कानूनी ढांचे की विषमता है और एक जो पुरुष आयोग की मांग है, क्यों की जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना था कि बहुत से ऐसे कानून बने हैं भारत में जो आउट एंड आउट सिर्फ महिलाओं के पक्ष में हैं। उन कानूनों में पुरुषों की जगह एकदम निम्न है या उनकी जगह ही नहीं है। हर एक अपराध इस प्रकार का जो होगा उसमें पुरुष जो है उसको ही लायबल समझा जाएगा। जैसे जब हम विवाह के उपरांत जब विवाह छेदन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो लायबिलिटी होती है मोस्टली वो पुरुष पे ही डाल दी जाती है, महिला पे नहीं डाली जाती। इस प्रकार के बहुत सारे कानून हैं जिसको हम समय के साथ आगे देखते भी आए हैं। तो इस बाबत मांग उठी कि पुरुष आयोग जो है उसकी स्थापना होनी चाहिए, है ना। तो क्या है कि सार्वजनिक दिखावा नाम निजी षड्यंत्र की बात क्या कहती है कि एक प्रकार से सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी का अभाव है। इंटीग्रिटी क्या होता है कि हो सकता है कि आप सामने वाले का जवाब दे रहे हो जो वो पूछ रहा हो, लेकिन आपके दिल में बहुत सी बातें हो जो आप कहना चाहते हो आप नहीं कह रहे, इसको ही कहते हैं इंटीग्रिटी। अगर आप उनको कह देंगे तो शायद रास्ता और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं नेशनल कमीशन जो फॉर मेन जो बिल आया था 2025 में, है ना, राज्यसभा में प्रस्तुत था। अतुल सुभाष और पुनीत खुराना वाला जो केस था उसके आधार पर इसको लाया गया था। कहा गया कि 6 सदस्य होंगे, 3 पुरुष और 3 महिला। SC/ST का प्रतिनिधित्व है उसमें भी इसमें जोड़ा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, सिविल कोर्ट के समान शक्ति होगी, ठीक है। और ऐसा कहा गया कि लगभग 5 वर्षों के लिए आप देख सकते हैं 3,650 करोड़ रुपए जो थे वो अलॉट किए गए थे। इस प्रकार की मतलब अलॉट किए जाने वाले थे अगर वो बिल जो है जो ये बिल है ये अगर अधिनियम में बदल जाता तो इस प्रकार की मांग की गई थी। लेकिन हम थोड़ा सा इस मांग को इन डिटेल में अगर देखें तो देखिए महिला आयोग का बजट बहुत ज्यादा होता नहीं है। वार्षिक बजट 25 करोड़ का मान लीजिए तो 5 साल का बजट 125 करोड़ का होगा। पुरुषों के लिए इतने बड़े बजट की मांग की गई थी तो उस समय भी प्रश्न उठ रहे थे कि महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो पहली बात तो पुरुष आयोग की कोई जरूरत नहीं, और अगर पुरुष आयोग की जरूरत है भी तो इतना ज्यादा बजट का क्या करेंगे, हमको तो इतना ही बजट मिलता है। जबकि केसेस आप देखिए तो प्रतिवर्ष लगभग 23,000 शिकायतें आती हैं, जरूरत यहाँ पर शायद ज्यादा है। तो कई प्रकार की बहस है ना। कुछ लोगों को लग रहा था कि इसकी इस प्रकार के आयोग की जरूरत ही नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो इस प्रकार के इतने बड़े बिल की क्या जरूरत है ना। खैर, तो यह संगत अंतर क्या है कि एक गंभीर नीतिगत बहस को जन्म देता है कि क्या समानता है व्यतिरेक है। देखिए पहली बात तो रियलिटी ये है कि भारत में कोई भी पुरुष आयोग नहीं है। दूसरी बात क्या है, महिला आयोग है। मैक्सिमम कानून जहां पे पुरुष महिला दोनों समाहित है वहां पे जो महिला है उसको एक प्रकार से एज प्राप्त है। लेकिन ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है जहां पे पितृसत्ता दिखती है, वो समाज में उस महिला की स्थिति बहुत कमजोर है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगर आगे बढ़े हम इसको देखें तो क्या है। अब देखिए एनसीआरबी का डेटा, हम थोड़ा सा सुसाइडल जो केसेस हैं उन पे अगर बात की जाए तो पुरुष संकट की जो सांख्यिकीय वास्तविकता थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर आप देखें तो कुल आत्महत्याएं जो 2023 में हुई वो लगभग 1,71,418 हुई, जिसमें लगभग 72 से 75% पुरुष थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, है ना। तो अगर देखा जाए और इसमें से भी मैक्सिमम वो थे जो विवाहित पुरुष थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन इनमें से बहुत सी आत्महत्याओं के पीछे अगर आप देखेंगे कारण तो बेसिकली इकोनॉमिक फेलियर था, है ना। बहुत से आत्महत्याओं के कारण इकोनॉमिक फेलियर था, पत्नी की प्रताड़ना नहीं थी। कुछ केसेस में निश्चित तौर पे होगा। अब जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था तो मैं एनसीआरबी के डेटा में थोड़ा सा और डीप में गया तो आई सॉ कि उसी के सापेक्ष महिलाओं की, चूंकि आप डेटा से देख सकते हैं कि 25 से 27% सुसाइडल जो केसेस थे, सुसाइड के जो केसेस थे वो महिलाओं के केसेस थे। लेकिन अगर आप महिलाओं पे उन पे जो अत्याचार होता है और अत्याचार के कारण जो मृत्यु होती है अगर उसके केसेस देखेंगे तो महिलाओं का रेशियो बहुत ज्यादा है पुरुषों के सापेक्ष। तो सिर्फ एक डेटा और उस डेटा के आधार पर किसी कंक्लूजन पे आना कि इतने विवाहित पुरुष मर रहे हैं इसलिए पुरुष आयोग की जरूरत है, ये सही बात नहीं है। आप अगर अनुच्छेद 14 को लेकर आगे बढ़े, इक्वालिटी को लेकर आगे बढ़े तो शायद इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं विवाह संस्था के बारे में कि इसका जो विघटन है क्या क्या उसके कारण है ना। पहली बात तो शहरीकरण और व्यक्तिवाद। देखिए जब से हमने शहरीकरण की बात की यानी कि अर्बनाइजेशन की बात की, स्थितियां बहुत बदली हैं। हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हर चीज बदला है।
इसका कारण रिश्तों में भी बदलाव आया है ना। तो संयुक्त परिवार जो है वो टूटे हैं, तो एकल जो परिवार हैं वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, एकल युग में बहुत सारे दिख रहे हैं, और उनको गाइड करने के लिए, उनको मेंटोर करने के लिए परिवार में दरअसल कोई होता नहीं है, और इस कारण जो सामाजिक नियंत्रण है वो कमजोर होता जाता है। छोटी छोटी बातों पे आवेश में आके इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जहां पे पुरुष या महिला आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, अगला है आर्थिक परिवर्तन। अब देखिए, स्त्री पुरुष की जो पुरानी स्थिति थी, जहां पे पुरुष ही कमाता था, महिला रिलेटिवली बहुत कम कमाती थी या नहीं कमाती थी, अब स्थितियां बदल रही हैं, महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, वो भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो वो भी उस ट्रीटमेंट को चाहती हैं जो ट्रीटमेंट पुरुषों को मिलता आया था। अब अगर इस बात को ईगो पे बैठा के अगर पुरुष इस प्रकार के ट्रीटमेंट से भागने लगेंगे तो भी गलत है, और ये कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन में क्रिएट होता है और रिफ्ट होती है रिश्तों में, और फिर इस प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती है। अगला है डिजिटल प्रभाव। देखिए, अगर आप इस समय देखेंगे, सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि कई बार इंस्टाग्राम में जो पोस्ट दिखती हैं दरअसल वो सच्चाई नहीं होती है। शायद दुनिया को एक वास्तविकता या सच दिखाने के लिए जो फोटोज डाली जाती हैं वो दरअसल सच से बहुत दूर होती हैं। बहुत से लड़ाई झगड़ों के बाद भी लोग पोस्ट ऐसे डालते हैं जैसे कि दुनिया के सबसे सुखी कपल हो, स्थितियां नकारात्मक हो जाती हैं। और अगला क्या है, अगर आप देखेंगे 1990 में जो तलाक की दर 7.4 थी, 2019 में 13.6 हो गई है प्रति 1000 विवाहों पे। इसका मतलब तलाक की दर भी बढ़ी है, इसका मतलब रिफ्ट भी बढ़ी है रिश्तों में। रिफ्ट का बढ़ना और तलाक का बढ़ना मैं बहुत नकारात्मक इसलिए नहीं मानता कि किसी के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देने से अच्छा है कि उससे अलग हो जाओ, लेकिन अगर संयुक्त परिवार होते तो बहुत से गाइडेंस होते हैं, बड़े कई बार सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है कि कई बार बड़े आपको जानबूझ के फोर्स भी करते हैं रिश्तों में बने रहने के लिए, आप अंदर ही अंदर उसमें मरते चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर पितृसत्ता की मार क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो डुअल स्वॉर्ड ऑफ पैट्रियार्की है। देखिए, दहेज, घरेलू हिंसा के मामलों में देखिए तो देखिए 6450 हत्याएं हुई हैं। इतनी हत्याएं पुरुषों की है ही नहीं, इसका 10% नहीं है ना। संपत्ति और सार्वजनिक अधिकारों से भी उनको वंचित रखा जाता है। नियम जो भी कह लें, कानून जो भी कह लें, लड़कियों को पराया धन ही माना जाता है, और उनके पिता का जो धन होता है वो सिर्फ बच्चों में, लड़कों में बढ़ जाता है, लड़कियों में नहीं बढ़ता है। दूसरी बात क्या है, पुरुषों पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसी पितृसत्ता का, कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता, है ना, कि मर्द रोते नहीं, इस प्रकार की जो मानसिकता है। भाई, हर वो व्यक्ति जो इंसान है जब भावुक होता है तो रोता है। मैं भी रोता हूं, आप भी रोते हैं, तो उसमें कुछ गलती बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, है ना। एकमात्र प्रोवाइडर होने का असर ही दबाव कि सिर्फ आप पुरुष हैं तो आप ही परिवार को चलाएंगे, आप ही बैकबोन है, नहीं, महिला भी चला सकती है, वो भी योग्य है ना। आप अपनी जिंदगी में आपने हजारों परीक्षाएं दी होंगी, शायद कभी बीमार पड़े हो, कोई दिक्कत हो गई तो अलग बात है, पर पूछिएगा आपके साथ में उसी कलीग से जो लगभग 9-10 वर्ष की उम्र से अभी तक हर महीने उस दर्द को झेलती है जिसका 1/10 भी आपने महसूस नहीं किया होगा, है ना, तो वो भी सक्षम है ना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता मांगने में सामाजिक कलंक। अब देखिए, कोविड के दौरान मैंने बहुत सारे केसेस देखे अपने आस पड़ोस में, जहां पे बहुत से लोग एक प्रकार से मेंटली थोड़े से परेशान हो गए थे, है ना। तो उनमें से बहुत से लोगों को मैंने सजेशन दिया कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लीजिए, शायद वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से मिल लीजिए, शायद वो आपके दुख को, दर्द को, आपकी एंग्जाइटी को समझ सके। लेकिन लोगों को लगता था अरे ये तो हम ऐसे हम जाएंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे। विश्व में जो अच्छे देश हैं, जिनको वास्तविकता में हम विकसित देश कहते हैं, उन देशों में ये टेंडेंसी नहीं है। वहां पे लोग जाते हैं, डिस्कशन करने जाते हैं, पति पत्नी खुश रहते हुए भी इस प्रकार के जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे अपनी कंसल्टेशन करवाते हैं ताकि स्थितियां और बेहतर हो। तो ये जो डबल सॉर्ड है ना पैट्रियार्की की, इसने महिलाओं की स्थिति तो खराब कर ही रखी थी, पुरुषों में भी एक वो जो छद्म सुपीरियरिटी वाली बात है ना, ये डाल के कहीं ना कहीं स्थितियां और खराब हो रही है ना। चलिए अब कानून ढांचे की विषमता को देख लेते हैं। अब देखिए, बीएनएस का जो सेक्शन 85 यानी कि भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 85 से 86 है, जो पहले आईपीसी में 498A था, उसमें कन्विक्शन रेट मात्र 2 से 3% है। जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो 498 है वो किससे जुड़ा, 498 एक किससे जुड़ा हुआ रहता था। अब देखिए होता क्या है, इसके कारण क्या है, कमजोर जो इसकी कन्विक्शन रेट है वो कम क्यों है। पहली बात तो क्या है, साक्ष्य कमजोर हैं, जो विटनेस होते हैं वो बाद में बदल जाते हैं, महिलाओं पे दबाव डाला जाता है, न्यायालय के बाहर समझौता करा दिया जाता है, समझौता भी कई बार जो विक्टिम होता है उसके अगेंस्ट करा दिया जाता है। वास्तविक चुनौती क्या है कि 2022 में 6450 दहेज के मामले, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि दहेज से जुड़ा हुआ है ना, कि हत्याएं दर्शाती हैं कि कानून अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। मैं 2022 के आंकड़े की बात कर रहा हूं। 21वीं सदी में अगर अभी भी महिलाओं को दहेज के लिए मारा जा रहा है और दहेज
को एक सोसाइटी में एक बड़े ही, है ना, कि बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टर्म में एक आपका स्टेटस बताया जाता है, ये नकारात्मक चीज है, इससे भी बचना होगा, है ना, कि जो दहेज को स्टेटस का सिंबल बनाया जाने लगा है, इससे बचना होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि विधिक प्रणाली की असली चुनौती है कानून को कमजोर किए बिना उसके दुरुपयोग को नियंत्रित करना, और शायद अगर हम ये कर सकें तो एक बेहतर देश और एक बेहतर कानून व्यवस्था को हम वहां पे बना सकते हैं भारत में, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या कहते हैं, समाजशास्त्र क्या कहता है। अब देखिए, अगर आप आत्महत्या के बारे में हमने एक संवाद किया था पंकज सर के साथ में, तो उसमें हमने इमाइल दुर्खीम की बात की थी, सर ने इमाइल दुर्खीम की बात की थी। ये क्या कहते हैं कि जब सामाजिक नियम टूटते हैं, व्यक्ति स्वार्थ को, है ना, सबसे ऊपर मान लेता है कि हमको जो नुकसान हुआ, हम जो झेले हैं, बस हम ही झेले हैं, है ना। दूसरा क्या है, रॉबर्ट, अगर हम पुटनैम, शायद प्रोनाउंसिएशन का देख लीजिएगा, उन्होंने एक सोशल कैपिटल की थ्योरी कही कि सोशल कैपिटल का ह्रास अपराध को जन्म देता है। यानी कि जो समाज है ना, समाज में जो सामाजिकता है, एक दूसरे से जुड़ाव है ना, जब ये कमजोर हो जाता है तो अपराधी बनते हैं, है ना। ये बना रहना चाहिए, वो जो वार्मनेस है ना, वो जो वार्मथ है, वो बनी रहनी चाहिए, ऐसा रॉबर्ट साहब कहते हैं। अब मनोविज्ञान क्या कहता है, जो ट्रायड क्या है, पहली बात नार्सिसिज्म, स्वयं को सर्वोपरि मानना, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमारा दुख सबसे ज्यादा दुख है। बाहर निकल के देखिए, मैंने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया भी था उस तीरंदाज के बारे में जिसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने तीरंदाजी प्रतियोगिता जीती वैश्विक स्तर पे, और फिर उसके बाद अगले वर्ष उस लड़की ने जीती जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं थे। स्थिति कितनी खराब थी, पर वो ओलंपिक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपके हाथ में हल्का सा कट लग गया है, कोई आप किसी ने आपको हल्का सा कुछ बोल दिया है और आपका दुख सबसे बड़ा है। ये नहीं सोचना चाहिए, है ना। अगला है जो मैकियावेलिज्म क्या है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाना, हमें इससे बचना चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी अमानत है, इसको एंजॉय कीजिए, इसके जो सुखद पहलू हैं उस पर ध्यान दीजिए, दुखद पहलू आएंगे उनको इग्नोर कीजिए। और थर्ड है ना, जिसको हम कहते हैं साइकोपैथी, यानी कि नैतिक संवेदनशीलता और शोक का पूर्ण अभाव। जैसे कि उस महिला में दिखा, या कुछ दिनों पहले हमने उस व्यक्ति का वीडियो देखा था जिसने अपने शायद से भतीजे को पटक पटक के मार दिया था। इस प्रकार की चीजें क्या बताती हैं, ये साइकोपैथ लोग होते हैं जिनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो नष्ट हो गए होते हैं, ये जो हमें देखने को मिलता है वहां पे, है ना। तो अगर हम संवैधानिक दुविधा की बात करें तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता दिखनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रल न्याय की मांग करता है ना। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए, यानी कि करेक्टिव जस्टिस देना चाहिए, वो जस्टिस जो वर्षों से महिलाओं को नहीं मिल सका। तो अब संविधान में इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये लागू करने के लिए समाज का भी उस स्तर पे होना जरूरी है। संविधान में बहुत सी अच्छी बातें हैं, पर क्या हर बात लागू होती है, उत्तर है नहीं, है ना। क्या है, अब इसका कोर डिबेट क्या है कि क्या समाज के बदलने पर भी करेक्टिव जस्टिस एक तरफा रह सकता है। समानता का अर्थ समान समाधान नहीं बल्कि अनुपातिक प्रतिक्रिया है। मतलब सीधी सी बात यह है कि आनुपातिक रूप से देखा जाए तो जिसके साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है उसके न्याय को प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद बाकी जो विषय हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए। किसी एक पक्ष को एकदम से इग्नोर कर देना कि तुम्हारे खिलाफ अपराध हो ही नहीं रहा है, ये भी गलत है, इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए ना। चलिए क्या कर सकते हैं, तो वैक्यूम क्या है कि पुरुषों के लिए कोई केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच नहीं है। हालांकि बहुत से कानून ऐसे हैं जहां पे आप भी शिकायत कर सकते हैं, पर फिर वही बात कि सेंट्रलाइज्ड कोई आपके लिए मंच नहीं है ना। अब क्या चीज हो सकता है, अब देखिए एक शेयर्ड पेरेंटिंग डिबेट भी आती है। अब जैसे जो नेशनल कमीशन मेन की बात की गई थी, वहां पे शेयर पेरेंटिंग को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव है। शेयर पेरेंटिंग मतलब जैसे जब अगर पति पत्नी में रिफ्ट होता है तो अक्सर प्रेफरेंस माओ को दी जाती है, पुरुषों को नहीं दी जाती है, उसकी बात हो रही है ना। अच्छा, वर्तमान स्थिति क्या है कि 60 से 80% कस्टडी मामलों में जो मदरहुड बायस है, माँ को प्राथमिकता दी जाती है, पर हमेशा माएं ही अच्छे से देखभाल कर सकें, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है ना। तनाव क्या है कि बच्चे का सर्वोच्च हित को ध्यान दिया जाए। घरेलू हिंसा के मामले में जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा जोखिम को भी ध्यान दिया जाए, ताकि आपका निर्णय इस प्रकार का ना हो कि बच्चे की जिंदगी तो खैर जोखिम में जा ही रही है, उस महिला की जिंदगी भी क्या हो जाए, जोखिम में चले जाए। तो कुछ विश्लेषण को देखा जाए तो कांटियन एथिक्स क्या कहता है कि व्यक्ति को साध्य मानना चाहिए, साधन नहीं। लोहागढ़ हत्याकांड में पीड़ित को व्यक्तिगत सुख के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल मानकर समाप्त कर दिया गया। क्या कर रही है, जेल में, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। अगली बात क्या है, इंटीग्रिटी का पतन। सार्वजनिक जीवन में प्रेम का दिखावा और निजी जीवन में हत्या का षड्यंत्र। मुझे लगता है कि जो आपके दिल में है, बिना किसी फिल्टर के बेलाग रूप से आपको सामने वालों को कह देना चाहिए, है ना। आप जो झेल रहे हैं वो बच सकते हैं उससे। अगली बात क्या है कि 35 वर्षों के पारिवारिक विश्वास को नष्ट करना केवल अपराध नहीं बल्कि सामाजिक पूंजी का विनाश। दो जुड़े हुए परिवार थे, इतना तो ओपननेस होगा ही
बड़े करोड़, भाई 17 करोड़ का उन्होंने हॉल बुक किया हुआ था, तो इतना तो ओपननेस होगा कि कह सकते थे कि हमें तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं चेतन को पसंद करती हूँ, कह दी होती, तुम भी बच जाती, चेतन भी बच जाता, केतन जी भी बच जाते, है ना। लेकिन फिर वही बात कि 3 अलग अलग परिवारों में मायूसी छा गई, सिर्फ एक, हम जिसे कहते हैं कि तार्किकता न होने के कारण या रैशनैलिटी न होने के कारण, है ना। चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए अब एथिक्स में हम इसकी बात करते हैं, बहुत जरूरी है। क्या है कि भावनात्मक हेरफेर को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। केतन भी समझ जाते कि भाई एक बार जो प्रयास किया गया था, मारने का ही प्रयास था, शायद से समझ जाते, प्यार में पागल ना हो तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती। बिना वैचारिक पक्षपात के डेटा आधारित नीतियां बनाना, और अगला क्या है कि यह सुनिश्चित करना कि वास्तविक महिला पीड़ितों के संरक्षण कानूनों को कमजोर किए बिना निर्दोष पुरुषों के झूठे मुकदमों से बचाया जाए। इसकी बात मैं हमेशा करता हूं कि 498A जो आईपीसी में था वो रियलिटी थी, जरूरी था उसका उनका होना। और अभी भी भारत में बड़े स्तर पे बताइए ना कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो सिर्फ महिला ही क्यों जलती है, पुरुष क्यों नहीं जलता है ना। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन जो 10 से 15 केसेस में जो फॉल्स केसेस होते हैं उनके लिए भी कोई वहां पे उपबंध बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष है उसको सजा ना मिले। यही बात यहां पे की जा रही है, जिस पे आप भविष्य में अधिकारी बन के आप इस बात को और मजबूती से रखिएगा, ठीक है। तो कुछ शब्दावलियां हैं, मैंने इसमें जोड़ दिया है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ही है, अपने हर पीडीएफ में जोड़ देता हूं। आगे बढ़ते हैं। रास्ता क्या हो सकता है कि मर्द रोते नहीं कि मानसिकता से मुक्ति के लिए हमको कहना होगा भाई पुरुष मर्द एक समान है, दोनों में शायद कोई एक ज्यादा भावुक हो, पर भावुकता आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, आप किसी से कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर लीजिए, है ना, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहे उससे बात कर लीजिए। दूसरी बात, प्रस्तावित एनसीएम में संतुलित नेतृत्व और एनसीडब्ल्यू का नेतृत्व क्षमता विस्तार की, एनसीडब्ल्यू को और ज्यादा विस्तार की जरूरत है। हाँ, एनसीएम का छोटा सा स्कोप तो बनता ही है। अगला क्या है कि न्यायालय से पूर्व दोषी घोषित करने वाली जो एक रिपोर्टिंग होती है ना, जो हमने कोविड में देखी थी वो रिया चक्रवर्ती वगैरह के केस में, इस प्रकार की रिपोर्टिंग को सीरियस सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जो जज साहब लोग हैं ना यार, प्लीज सुन लीजिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सबसे कड़ी सजा हो सकती है उस सजा को दिलाया जाए वहां पे। और अगला क्या है कि वैवाहिक विवादों और कस्टडी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनकी स्थापना की जाए, ताकि 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाए। वरना हम अभी देखें कि सोनम रघुवंशी के मामले को 1-1.25 साल हो चुका है, अभी तक उसमें कोई रिजल्टेड नहीं है, शिलोंग में वो अभी हैं और केस कुछ पेंडिंग चल रहा है। तो इस प्रकार के केसेस में त्वरित न्याय होगा तो शायद लोगों के मन में एक भावना जाएगी कि हाँ, कानून हमारे साथ भी क्या है, खड़ा है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं, देखिए, जेंडर जस्टिस का अर्थ किसी एक वर्ग जो है उसको नीचे दिखाना नहीं है ना। सभी की गरिमा को एक साथ ऊपर उठाना है, मानव की गरिमा को, मानवीय गरिमा को ऊपर उठाना है। पितृसत्ता एक साझा समस्या है, उनके लिए भी हमारे लिए भी, इसका समाधान भी साझा होना चाहिए, किसी एक को एलिनेट नहीं कर देना चाहिए। न्याय का अर्थ क्या है कि हर आवाज को सुनना, हर दर्द को पहचानना और हर अधिकार को संरक्षित करना, चाहे एक ही व्यक्ति हो उसके अधिकार को भी हमें संरक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इस विषय पे आपकी राय क्या है, यूथ क्या सोचता है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। प्लीज एक मैच्योर एडल्ट की तरह कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सोच के मत कमेंट कीजिएगा कि महिलाओं के प्रति हेट्रेड ही डाल देंगे, पुरुषों के प्रति हेट्रेड ही डाल देंगे, नहीं यार, यू शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। आपके घर में भी मां बहन है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी प्रकार की स्थितियां इस प्रकार की अगर रही होंगी या भविष्य में ना हो, इसका भी ध्यान आपको ही देना है, ठीक है। तो कमेंट पे अपने विचार जरूर देते जाइएगा। बाकी मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू का जो स्मार्ट इंटीग्रेटेड P2I बैच है, नया बैच है, 27 जून से शुरू हो रहा है। आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। अद्भुत बैच है, अद्भुत डैशबोर्ड्स जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। इससे जुड़ने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 जून से शुरू हो चुका है ये बैच, लेकिन 30 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा, यानी कि हिंदी साहित्य के बैच में मैं ही पढ़ाता हूं, कहानियों से बैच शुरू हो रहा है। तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड विकास लाइव लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए, पीडीएफ यहीं पे आपको प्राप्त होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए या टेलीग्राम पे आ जाइए, दोनों जगह आपका स्वागत है। कमेंट करते जाइएगा क्या सोचते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Study IQ IAS, making India smarter and better.